राम राम दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल के ऊपर। तो सभी साथियों को एक अच्छी खबर कि जो हमारा हरियाणा पुलिस से रिलेटिव एक पाठ्यक्रम जो परीक्षा में अभी आने वाला है और सभी बच्चे एक भागम दौड़ हो रही है कि ये पूरा जो सिलेबस है इसमें है क्या, या इस पोस्ट से रिलेटिव जो सिलेबस है वो क्या होगा या कहाँ से पढ़े। सभी इर्द गिर्द क्या पता कि जो आप पढ़ रहे हैं वो तथ्य आपके ऑथेंटिक हैं या नहीं, क्या आपके वो तथ्य आपकी परीक्षा को पूर्ण करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो आपकी इस सभी समस्या का जो समाधान है वो आपके यहाँ पूरा हो जाएगा। तो आप इस बात की अभी चिंता ही ना करना कि जो कुछ भी परीक्षा में इस पोस्ट से रिलेटिव आने वाला है वो आप यहाँ सारा करेंगे। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी कसर जो है हम नहीं छोड़ने वाले। आपके हर एक एक पॉइंट को यहाँ क्लियर किया जाएगा। तो देख लें पहले आपका पाठ्यक्रम क्या है, क्या आपने जो अभी पढ़ा है क्या यही पढ़ा है या कम पढ़ा। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है। सबसे पहले जो हमारा हरियाणा पुलिस का जो पेपर है वो 7 अगस्त को होगा और 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में भोपाल सिंह जी चेयरमैन जो हमारे, उन्होंने इस बात को कही कि जो परीक्षा में जिस पोस्ट से आप जा रहे हो उससे 30 से 35% आपके परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सभी बच्चे एक भागम दौड़ शुरू हुई कि भाई हमारा सिलेबस क्या आने वाला है। तो अब वो भी आपकी समस्या का समाधान है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें आप पढ़ें तो जहाँ भी पढ़ें IPC एक्ट 45 जिसे आप 1860 के नाम से जानते हैं, ये आपका सबसे पहला टॉपिक रहेगा। दूसरा है आपका CPRC। ठीक है, आप यहाँ ये सारे सिलेबस को पूरा करेंगे। CPRC 1973 जो एक्ट है वो इसमें दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो रहेगा वो रहेगा आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, साक्ष्य अधिनियम वो आप यहां करेंगे। चौथा जो पॉइंट है आपका वो रहेगा हरियाणा पुलिस जो एक्ट है आपका 2007 और 8 को पढ़ना। ठीक है, 2007 और 8 को पढ़ना। इसके बाद में आपके पास क्या रहने वाला है, तो पंजाब पुलिस की नियमावली जो नियमावली है, इसके जो नियम हैं 1934। एक बात आपको ये कहता हूं, आप इन पॉइंटों पे ध्यान देना कि पता सीधा प्रश्न यही बन जाए कि पंजाब पुलिस नियमावली जो है वो कब लागू हुई या कहाँ कौन से ईयर की है, तो 1934। इसके बाद में विभिन्न जो एक्ट है वो हमारे यहाँ पढ़ेंगे, या आप कहें अधिनियम जो है। तो इसमें बहुत सारे अधिनियम जो हैं आएंगे, तकरीबन आप 15 से 20 मान सकते हो। तो ये पूर्णतः आपका एक सिलेबस है। अगर आप इस सब्जेक्ट से रिलेटिव कोई ढूंढ रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपको मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये रहेगी कि आपका जो दौर है वो कुछ इतना चलना चाहिए। ठीक है, इतना चलना चाहिए, क्योंकि ये पूर्णतः आपका सिलेबस। कहीं आप 1-2 पढ़ जाए और इनमें से कोई क्वेश्चन आए वो 5-4 ही है, और क्वेश्चन जो आपके 15, मेरा मानना ये है कि 10 से 15 के बीच मिनिमम रहने वाला है। मैक्सिमम तो आपको पता है कि इसमें 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें देखते हैं, ये तो आपका एक सिलेबस है। और एक और बता दो, ये जो सिलेबस है आपका, निरंतर आपकी जो क्लास है वो इसी टाइम रहेगी। और आपको आज की पूरी क्लास में जैसे IPC एक्ट जो है 1860 करवा दी, कल वाली क्लास जो होगी वो ये पूर्णता होगा। फिर आपकी
तीसरी क्लास में ये, और चौथी क्लास में आपकी पंजाब पुलिस नियमावली, और लास्ट 5वीं क्लास में क्या है, ये अधिनियम जो है वो पूरे। तो केवल 5 ही क्लासें रहने वाली है और 5 दिन में आपका पूर्णतः सिलेबस हो जाएगा। और आपको इनकी पीडीएफ जो है, इनकी पीडीएफ जो फाइल है वो भी दे दी जाएगी। आप एक बात, मेरा ये दावा है कि कोई भी बच्चा इनसे रिलेटिव रहे ना, बस परीक्षा उत्तीर्ण आपका करना है। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो उपलब्ध मैं करवाऊंगा। बस आपकी गारंटी यही है कि आप उसको पढ़ के एक बार नौकरी जरूर लगे, ठीक है। आपकी हर समस्या का समाधान मैं करवाऊंगा, लेकिन उम्मीद यही रहेगी, हमारा विश्वास ये रहेगा कि आप नौकरी जरूर लगे, ठीक है। क्योंकि ये वो आखिरी दिन है जहां हमें एक बच्चे को केवल उम्मीद और विश्वास होता है। तो वो उस उम्मीद और विश्वास में आपको दिलवाता हूं कि जितनी पीडीएफ है वो सारी आपको दे दी जाएगी, बस आप नौकरी लगे, ठीक है। और हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा। अब देखिए भाई, और ये कैसे मिलेगी तो आप थोड़ा विचार करें, ठीक है, थोड़ा सा ठाव से रखें। ये भी बता देंगे कि ये आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, आप किस तरीके से ले सकते हैं। और एक आपको मैं अच्छी खबर दे दूं, ये पीडीएफ या आपसे जो भी संबंधित, इनसे रिलेटिव संबंधित जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा, निस्वार्थ भाव से करवाया जाएगा। क्योंकि मेरा एक ही भाव है कि आप पढ़ें और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने का मतलब यही है हमारा कि आप नौकरी लगें, ठीक है। तो चिंता ना करें, आपको हर संभव प्रयास दे दिया जाएगा, कोई घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए भाई, अब हम शुरू करते हैं हमारा सिलेबस पुलिस। यही है, सभी की उम्मीद है कि आपके भी कंधे पे एक स्टार लगे, ठीक है। अगर कंधे पे स्टार लगाना चाहते हो, आप अपने माँ बाप की लगवाना चाहते हो कि अपने जो पेरेंट्स हैं उनके कदमों में अगर आप असली जो कामयाबी जो है आप उनको ही दिखाना चाहते हो, तो बढ़िया तरीके से जुड़ जाओ, नियत से जुड़ जाओ। मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आप जरूर यहाँ से नौकरी लगोगे, ठीक है, ये मेरा विश्वास भी है। तो देखिए, अब देखो क्या रहेगा। अब आपसे ये रहेगा कि जो पुलिस शब्द है, ये जो पुलिस शब्द है वो किस भाषा से लिया गया, किस भाषा से लिया गया है, तो ध्यान देना, ये फ्रांसीसी भाषा से लिया गया। कौन सी भाषा से लिया गया है? फ्रांसीसी भाषा से लिया गया। अब आपसे एक दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई जो पुलिस शब्द है ये लैटिन के किस शब्द से बना हुआ? कई बार आपको रहेगा कि फ्रांसीसी लैटिन की है, ग्रीक जो है ये लैटिन भाषा, ये लैटिन के किस शब्द से बना है? तो आप ये कहेंगे ये पोलिटिया से बना, पोलिटिया से बना हुआ है, जिनका अर्थ होता है नागरिक शासन करना। क्या करना? नागरिक शासन जो है ये इसका अर्थ है। अब आपसे ये पूछ ले कि भी जो पुलिस शब्द है इसका हिंदी में अर्थ क्या? हिंदी का जो अर्थ है वो क्या है? तो वो है आरक्षी। क्या है? आरक्षी या आरक्षक। तो आपको एक जिम्मेवारी मिलने जा रही है, आपको एक जिम्मेवारी मिलने जा रही है कि आप इस भारत के हर नागरिक का रक्षा करने तक आप उसके जिम्मेवार रहेंगे। आपको ये जिम्मेवारी दी जा रही है, आपकी ड्यूटी बनेगी, ठीक है। इसीलिए आप इनको यहाँ से कवर करिए सिलेबस को। तो तीसरी बात आपकी कि इसका जो हिंदी जो अर्थ है वो क्या रहेगा। अब आपका इससे और क्या सवाल बढ़ सकता है वो देखिए। अब आपसे ये कहें कि ये जो पुलिस दिवस जो है, पुलिस दिवस जो है, पुलिस सम्मान दिवस जो है, और या पूछ ले नेशनल पुलिस जो डे है वो आप कब मनाते हैं, वो कब मनाते हैं और क्यों बनाते हैं, ये भी आप ध्यान देना। तो आपका इसका आंसर सही रहेगा मित्रों 21 अक्टूबर। क्या रहेगा? 21 अक्टूबर।
एक आपको घटना बता देता हूं, क्योंकि हम एक रक्षा करने वाले हैं, हम पीठ दिखाने वालों में नहीं है, हम छाती में गोली खाने वाले हैं। तो ये हमारा एक प्रतीक है कि 10 पुलिसकर्मियों ने चीनी सैनिकों के सामना किया और उनकी गोलियों को अपने सीने में खाया, और इस प्रकार से वो क्या है, इन 10 को 10 अपने साथ ले गए थे। इसके बाद 13 नवंबर 1959 को उन्होंने इन्हें वापस लौटा दिया था, और उसके बाद में इनका जो अंतिम संस्कार है वो एक सम्मान के रूप में किया गया। और उनकी याद में अब हम 21 अक्टूबर को भारत में कौन सा दिवस मनाते हैं? पुलिस सम्मान दिवस मनाते हैं, पुलिस सम्मान दिवस या नेशनल पुलिस डे मनाते हैं, या आप ये कह सकते हैं। अब और प्रश्न क्या आ सकता है? और प्रश्न ये आ सकता है कि जो भारत की पुलिस व्यवस्था है, जो भारतीय पुलिस ये जो व्यवस्था है, इसका जनक कौन है? इसका जनक कौन है? तो ध्यान देना, भारतीय पुलिस व्यवस्था का जो जनक है वो कौन है? तो आपको एक बार ऑप्शन रख रहा हूं 4, तो उम्मीद करना कि इसका उत्तर क्या होगा। पहला है लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड मेकाले, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा तो है, इतने दिनों में कुछ तो पढ़ा ही है, तो आप इसके अनुसार बताएं 1, 2, 3 में से क्या है। अपने आंसर जो है कमेंट में डाल दें। लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड जो लिनलिथगो, वायसराय थे हमारे, और लास्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपसे प्रश्न ये रहेगा कि भारतीय पुलिस व्यवस्था का जो जनक है वो कौन था? तो सभी का जो उत्तर है वो मेरे को देखने को मिला। बिल्कुल सही उत्तर आप जो है, कुछ बच्चों का आ भी चुका है, तो सही उत्तर क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो भारतीय पुलिस व्यवस्था का क्या है? जनक आ जाता है। तो आप बच्चों ने सभी ने उत्तर यही दिया, क्योंकि कुछ बच्चे ये दे रहे हैं लॉर्ड मेकाले। बिल्कुल आपने पढ़ा है, आपने उसी के हिसाब से उत्तर दिया, लेकिन ये जो लॉर्ड मेकाले है, ये जो लॉर्ड मेकाले है वो आईपीसी का जनक है, भारतीय दंड संहिता का जनक है। ठीक है, ये जो है मेकाले साहब जो है अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के जनक है, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के जनक है। और इन्होंने 1835 में जो अंग्रेजी में भाषण दिया था, जिनको मिनट्स के नाम से भी जाना जाता है, आप ये कह सकते हैं कि लॉर्ड मेकाले। ठीक है, अब बात करें लॉर्ड कैनिंग, जो ऑप्शन में आया वो क्यों दिया? लॉर्ड कैनिंग इसलिए दिया कि जो हमारी आईपीसी के जनक किन्हें कहा जाता है? मेकाले साहब को। और मेकाले साहब ने 6 अक्टूबर 1860 को इनकी अध्यक्ष में, किनकी? लॉर्ड मेकाले की अध्यक्ष में एक विधेयक पारित हुआ जिसे आप आईपीसी कहते हैं। और उस विधेयक को जो मंजूरी किसने दी? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग थे। प्रश्न गहराई पे आएगा, आप इस बात को विशेषतः ध्यान देना कि हमें रट्टा नहीं लगाना है। तो इन्होंने विधेयक को पारित करने की मंजूरी दी, कौन से विधेयक को? तो आईपीसी के। और लॉर्ड लिनलिथगो जो है वो हमारे वायसराय हैं, जिनका समयकाल सबसे ज्यादा रहा हुआ है। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं वो भारतीय पुलिस व्यवस्था के क्या है जी? जनक है। ठीक है, मेरे को उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसका उत्तर भी क्या आपका 4th नंबर है। अब देखिए भाई, और क्या प्रश्न आ सकता है? आपसे पूछ ले कि विश्व में पुलिस व्यवस्था सबसे पहले कब से शुरू हुई या कहां से शुरू हुई, या इसका जनक कौन है विश्व के लिए? तो विश्व में जनक की बात करें तो ये रॉबर्ट पील नाम के व्यक्ति हैं। रॉबर्ट पील नाम के व्यक्ति हैं। सर्वप्रथम मींस 1828 में कौन से शहर से पूछ ले तो लंदन शहर से क्या है पुलिस की शुरुआत हुई है। और ये भी पूछ ले कौन सी पुलिस से, तो मेट्रोपॉलिटन पुलिस से।
मेट्रोपॉलिटन नाम से पुलिस से क्या है, एक शुरुआत हुई है। तो उम्मीद करिए कि ये भी आपको पॉइंट नोट कीजिए। ठीक है, अब आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ध्यान दें, दोबारा देखिए, हमने जो किया, पुलिस शब्द किस भाषा से है, तो फ्रांसीसी भाषा से। किस भाषा से है, तो फ्रांसीसी भाषा से है, और जिसका अर्थ की बात करें तो नागरिक शासन है। ठीक है, नागरिक शासन है। आपसे पूछ ले ये लैटिन भाषा के किस से मिलकर बना हुआ है, तो पोलिटिया से मिलकर बना हुआ है। कौन से शब्द से है, तो पोलिटिया से है। और आपसे पूछे कि हिंदी में इसे कहें क्या कहेंगे, तो आरक्षी कहेंगे, आरक्षक कहेंगे। आप उस रक्षा तक आपकी जिम्मेवारी रहेगी। ठीक है, आपके कंधों पे एक ऐसी जिम्मेवारी देने जा रहे हैं हम, जिसको आप पूर्ण करेंगे। ठीक है, आपसे पूछ ले भारतीय पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाएगा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाएगा। लॉर्ड मैकाले क्या है, तो आईपीसी का जनक है। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का जनक कौन है, तो लॉर्ड मैकाले है। लॉर्ड कैनिंग क्या है, इस आईपीसी के विधेयक जो पारित किया, इसको मंजूरी देने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद में कि पुलिस दिवस जो है, सम्मान दिवस है, नेशनल पुलिस दिवस जो है, वो 21 अक्टूबर को बनाया जाता है। ठीक है, जिन्हों 10 पुलिसकर्मियों ने अपना एक बलिदान देकर, ठीक है, शौर्य को प्रदर्शित किया था, और किन के सामने, तो चीनी सैनिकों के सामने किया था। तो आप उम्मीद मानिए उस दिन के बाद, यानी कि उस अगले जो साल है 21 अक्टूबर के बाद में हम पुलिस दिवस बनाने लगे। और बात करें विश्व में शुरुआत जो है, रॉबर्ट पील ने 1828 में लंदन शहर से मेट्रोपॉलिटन पुलिस के नाम से इस व्यवस्था की शुरुआत की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छे से नोट कर लें, और आपको संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है इस तरीके से दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पर आप एक बात देखें, अगर आपको ये जो क्लास है वो अच्छी लग रही है, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को बुला लें, क्योंकि ये क्लास जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, लाभदायक होने वाली है। और 3-4 क्लासों में इस पूर्ण जो आपका पाठ्यक्रम है वो हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अब आगे देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा क्या रहेगा। अब बात करते हैं, क्योंकि आज की पूरी क्लास में हम आईपीसी एक्ट 1860 जो है उसको संपूर्ण कर देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आप धैर्य बनाएं, और अपने जो नोट्स हैं वो साथ की साथ बनाते भी रहें। अब देखिए भाई, जो हमें चाहिए था वो था हमारा आईपीसी एक्ट 45, जिसे 1860 के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार जो है, ठीक है, इसके बारे में जो सामान्य अध्ययन है वो भी हम बात करेंगे। क्या है, तो ध्यान देना, ये इसकी सामान्य परिचय की बात करें, सबसे पहले इस बात के ऊपर विचार, यानी कि इसको कहा जाता है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता की जो बढ़ रहे अपराध हैं उनके लिए कोई कानून बनाया जाए और उनके ऊपर कोई विचार किया जाए। सर्वप्रथम विचार कब किया, तो 1833 में, और किसने किया, तो लॉर्ड मैकाले ने किया। लॉर्ड मैकाले ने इस बात के ऊपर सर्वप्रथम विचार किया कि कोई ना कोई कानून बनाया जाए। तो उन्होंने इंग्लैंड की जो संसद है, इंग्लैंड की जो संसद है भाई, आप कहें तो आप क्या बोलेंगे इसे, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन ने इस बात का प्रस्ताव वहाँ उन्होंने पेश किया था कि भारत में क्या बनाया जाए, कोई विधि बनाया जाए, कोई कानून बनाया जाए। ठीक है, और जो एक जिसे आप किस नाम से जाने, तो भारतीय दंड संहिता जैसे इस प्रकार की कोई विधि बनाई जाए। अब इस बात पे विचार क्या हुआ, फिर हुआ क्या कि 1833 में चार्टर अधिनियम आया। ठीक है,
चार्टर अधिनियम जो आया इसके तहत क्या हुआ, तो एक बात आप ये भी ध्यान रखना कि जो चार्टर अधिनियम है वो संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए एक एकल विधानमंडल को पुनः स्थापित किया था उसने। ठीक है, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, संपूर्ण जो ब्रिटिश भारत है, जो हमारा ब्रिटिश भारत है, इसके लिए एकल विधानमंडल को प्रस्तुत किया था। अब आप ये कहें इसको स्थापित करने के बाद में, किसको, एकल विधानमंडल को। अब ये एकल विधानमंडल जो है वो स्थापित हुई, फिर इन्होंने 1834 में प्रथम विधि आयोग गठित किया। क्या गठित किया, प्रथम विधि आयोग गठित किया। और प्रथम विधि जो आयोग है इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो भी कौन रहे हैं, क्योंकि शुरुआत किसी भी है, लॉर्ड मेकाले रहे हैं। अब एक बात ध्यान देना, इस विधि आयोग ने पहले 3 देशों के लिए कोई विधि बनाई, और वो 3 देश कौन से थे, तो आप ये भी नोट करके रखना कि सिंगापुर, ब्रुनेई और श्रीलंका, इनके लिए कुछ कानून बनाने की इन्होंने चेष्टा की थी। और क्या है, आपसे पूछ ले प्रथम विधि आयोग के अंतर्गत जो सदस्य थे वो कितने थे। एक प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है, यहां सदस्य की बात करें तो कुल सदस्य 1+3 यानी कि कितने रहे, तो 4 रहे। कितने रहे, तो 4 रहे थे। अब आपके पास क्या है, इसके बाद में जो प्रोसेस हमारा चला वो क्या चला, अब आईपीसी जो एक्ट है वो 6 अक्टूबर 1860 को कुछ समय के लिए क्या इन्होंने ट्रायल बेस के लिए रखा। फिर भारत के लिए क्या रहा, 6 अक्टूबर 1860 को इन्होंने आईपीसी जो एक्ट है इसके विधेयक को पारित कर दिया। इसके विधेयक को क्या कर दिया, पारित कर दिया। कहाँ, तो इंग्लैंड में पारित किया। और इसको मंजूरी किसने दी, तो लॉर्ड कैनिंग ने दे दी। इसकी मंजूरी है वो किसने दी, तो लॉर्ड कैनिंग ने दी। और इसका अध्यक्ष कौन था, तो लॉर्ड मेकाले था। लॉर्ड मेकाले था, इसीलिए इसको आईपीसी का क्या कहा जाता है जी, जनक कहा जाता है। अब देखो, अब ये विधेयक पारित हो गया है। अब विधेयक पारित कहाँ हुआ, तो इसका अभिप्राय ये रहा कि ये विधेयक पारित होने के बाद में भारत में परिवर्तन या इसका विस्तार कब से शुरू हुआ, तो आप ये ध्यान देना, इसका परिवर्तन जिसे हम बोलते हैं विस्तार कहें, तो 1 जनवरी 1862 से ये प्रारंभ हो गया था। और कहाँ से, तो पूरे मीन्स संपूर्ण जो भारत है उस पर इसे लागू कर दिया गया था। अब एक बात, अब आगे चलते हैं, इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखिए एक बार देख लेते हैं कि आईपीसी जो एक्ट 45 है, जिसे आप 1860 कहते हैं, भारतीय दंड संहिता की भारत के लिए कोई कानून, कोई विधि बनाई जाए। अब आप कहें 1833 में लॉर्ड मेकाले ने इंग्लैंड के जो संसद है, हाउस ऑफ कॉमन जो है, इसके अंतर्गत विधि बनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा था। फिर हुआ क्या, 1833 में चार्टर अधिनियम के तहत जो संपूर्ण ब्रिटिश भारत है उसने एकल विधानमंडल को पुनः स्थापित किया। और उसके बाद में इसमें कोई प्रस्ताव संभावना को थोड़ा कम कर दिया था। फिर क्या हुआ, इन्होंने 1834 में ट्रायल बेस के लिए प्रथम विधि आयोग का गठन किया, और इसका अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड मेकाले था। तो इन्होंने 3 देश के लिए कोई विधि आयोग का विधि बनाने की काम किया, तो सिंगापुर, ब्रुनेई, श्रीलंका। इन आपसे एक क्वेश्चन विशेषता आ सकता है कि विधि आयोग को गठित किया था, उसमें सदस्य की संख्या कितनी थी, तो 1+3 यानी टोटल सदस्य कितने थे, तो 4 थे। अब बात करें 6 अक्टूबर 1860 में आईपीसी विधेयक पारित किया, और ये पारित किया तो इसकी मंजूरी किसने दी, तो लॉर्ड कैनिंग ने दी। और इसका अध्यक्ष कौन था, तो लॉर्ड मेकाले था। इसीलिए इन्हें आईपीसी का जनक कहा जाता है, भारतीय दंड संहिता का जनक कहा जाता है। अब बात करें इसका जो परिवर्तन है वो कब शुरू हुआ, तो 1 जनवरी 1862 से ये पूरे भारत में प्रारंभ हो गया था।
अब ये जो आईपीसी एक्ट आपका है इसमें क्या था, तो 23 अध्याय, अभी जो हाल में 23 अध्याय और 511 क्या है इसमें धाराएं हैं, 511 जो है इसमें धाराएं हैं। ठीक है, अब जो बात हम करने जा रहे हैं, अब ये क्या हुआ जी, लागू हुआ। अब ये जो दंड संहिता है, आप थोड़ा सा कॉमन सोचिए कि ये दंड संहिता है किसके लिए होगी, तो आप कहेंगे ये अपराध के लिए होगी। तो आपसे पूछा जाए कि ये अपराध है क्या, ये अपराध क्या है, इसके आवश्यक तत्व क्या है, इनके चरण क्या है, अब इन पे बात करिए, फिर हम थोड़ा आगे और सोचते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, तो आप इनको नोट भी कर लिया होगा। अब चलते हैं दूसरे नेक्स्ट पॉइंट में। आप पूछे जी अपराध क्या है, इसकी स्थिति क्या है, तो अपराध क्या है, ऐसा कृत्य जो आपराधिक हो या किसी के हानि पहुंचाए, समाज को हानि, मानव को हानि। ठीक है, तो एक बात आप यहां देना, अपराध के आवश्यक तत्व कितने बताएंगे, क्योंकि अपराध होगा तभी तो दंड दिया जाएगा। आवश्यक तत्व पूछ ले तो हमारे 4 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं, तो 4 बताए। कौन कौन से हैं, तो ये देखो 1 2 3 4। सबसे पहला जो तत्व है वो ये है, मानव या व्यक्ति का अपराध करना, अपराध करना, ये वो पहला तत्व है। क्योंकि अपराध किया है तो वो श्रेणी में क्या आ जाएगा, अपराध है, क्योंकि अपराध होगा तभी तो दंड दिया जाएगा। दूसरा है कि किसी की आपराधिक मन स्थिति का होना। मन स्थिति का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति बैठकर मन में योजना बना रहा है, प्लानिंग बना रहा है, तो वो भी इसमें आ जाएगा, जिसे आप तैयारी कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा है इस तैयारी को, यानी कि आपराधिक मन स्थिति को करने के लिए कोई कार्य में लोप होना। ठीक है, अब देखो आपने मन स्थिति बनाई है, तैयारी की है, तो वो प्रयास तक भी तो पहुंचाएंगे। ठीक है, वहां पहुंचाने के लिए कोई आप कार्य कर रहे हैं, तो ये तीसरा है। और लास्ट ये है कि यदि आप मानव या समाज को क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है, क्षति या हानि पहुंचाते हैं, तो ये भी आपका क्या है, अपराध है, ये भी आपका अपराध है। अब आपसे पूछ ले इस अपराध के चरण कितने हैं, इस अपराध के चरण कितने हैं, तो कितने हैं जी, 4 है। और ये चारों चरण एक 1 by 1 है, मीन्स पहला कंटिन्यू रहेगा। पहला चरण क्या है, अभिप्राय है। क्या है, अभिप्राय है। अभिप्राय वो कृत्य है, देखो अभिप्राय पहला, इससे क्या क्वेश्चन हो सकता, अभिप्राय जो है वो अपराध का प्रथम चरण है। अभिप्राय कोई अपराध तो नहीं है, मीन्स क्या है, आप किसी अपराध को करने के लिए अपने तक सीमित है तो कोई क्या नहीं है, अपराध नहीं है। आप उस काम को कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अपराध। जैसे कि नंबर 2 की बात करें तो तैयारी है। नंबर 2 की बात करें तो दूसरी अवस्था या दूसरा चरण तैयारी है। जैसे कि भारत के साथ युद्ध छेड़ने की तैयारी करना, ये भी तो एक अपराध है। ठीक है, जैसे डकैती डालना, लूट डालने के लिए कोई तैयारी करना, उसके लिए साधनों का जुटाना भी क्या है, एक आपकी तैयारी है। तीसरा जो है आप कह सकते हैं प्रयास। क्या, कि प्रयास करना भी एक अपराध है, प्रयास करना भी एक अपराध है। ये आप तीसरी अवस्था है। इसमें एक आपको अच्छा केस बताता हूं, ये है आपका ओम प्रकाश वर्सेस पंजाब सरकार, 1961 का एक केस है। क्या केस है, आपको मैं केस से आपको प्रयास जैसे इसको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये केस ऐसे था कि इस व्यक्ति ने, ओम प्रकाश ने अपनी पत्नी को खाना नहीं दिया। ठीक है, क्या नहीं दिया, इसको खाना नहीं दिया था और बंदी बना के रख लिया।
2-4 महीने खाना नहीं दिया, इसके बाद में ये वहाँ से छुटाकर क्या है भाग जाती है। और जैसे ही ये वहाँ से भागती है तो उसके बाद में इसे इसके परिजनों के द्वारा डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। लेकिन होता क्या है कि बाद में ये बचती नहीं है, जान इसकी चली जाती है। तो आप ये कह सकते हैं इस व्यक्ति ने खाना नहीं दिया तो प्रयास किया है इसको मारने का, और ये जो अपराध है इसको सजा उतनी ही मिलेगी जितनी इसमें होनी चाहिए थी, तो इसको 307 के तहत सजा मिलेगी। इसका मतलब इसने प्रयास तो किया है, इसने प्रयास तो किया है। ठीक है, नंबर 4 की बात करें तो आप कहें अपराध का पूर्ण होना। अपराध का पूर्ण का मतलब जिसने कोई अपराध किया है वो अपना हंकार ले। ठीक है, अपराध का पूर्ण होना, ये बात साबित हो जाए तो वो हमारा चौथा चरण है। तो ध्यान देना, अपराध के लिए आवश्यक तत्व भी कितने हैं? 4 हैं। अपराध के लिए चरण भी कितने हैं? 4 हैं। पहला क्या है? अभिप्राय। दूसरा क्या है? तैयारी। तीसरा क्या है? प्रयास। ओम प्रकाश वर्सेस पंजाब सरकार 1961 का एक मामला जो है वो किसके अंतर्गत है? तो ये प्रयास के अंतर्गत है। ठीक है, और चौथा जो है वो अपराध का पूर्ण होना भी एक अपराध ही माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आप जिन्होंने अपराध किया है उनको दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, जिन्होंने जैसा किया वैसा भरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये चीजें रहेगी। अब एक बात देखिए, हम बात कर रहे हैं कि जो आईपीसी जो धाराएं हैं उनमें क्या वर्गीकरण है, कैसे बताया गया है, आप उनको भी समझिए। जैसे कि एक बात करी जाए कि हमारा जो अपराधों का वर्गीकरण है उनके लिए कोई धाराएं बनाई गई है। ठीक है, इनके लिए कोई धाराओं का वर्णन भी किया गया है। कैसे किया गया है, यानी कि कौन सी धारा रहेगी, इसके लिए क्या अपराध है, इसके कॉलम है। एक बार आप इनको समझना कि कैसे बनाए गए हैं। जैसे नंबर 1 कॉलम में रखा भी धारा क्या है, कि धारा क्या है, जिस धारा से है तो उसका अपराध क्या है, ये दूसरे कॉलम में वर्गीकरण समझाया हुआ है। तीसरे में क्या है, जो अपराध है उसका दंड क्या है। ठीक है, नंबर 4 में क्या बताया हुआ है कि जो मामला संज्ञेय है या आप कह सकते हैं असंज्ञेय है, ये हमारा 4th नंबर। और 5वां ये है कि ये जमानतीय है या अजमानतीय है। और लास्ट ये है कि भाई ये मामला किस न्यायालय से संबंधित है, ये किस न्यायालय के द्वारा इस मामले का रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब आपको ये समझा देता हूँ मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मेरा मानना ये कि यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्दावली ऐसी है जिनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे क्या आया, संज्ञेय। यहाँ दिक्कत नहीं, क्योंकि धारा आपको पता होगी, धारा लगाई जाएगी। ठीक है, अपराध धारा से संबंधित, उसकी सजा दी जाएगी। ये क्या चीज है, संज्ञेय और असंज्ञेय मतलब क्या है, ध्यान देना, इनमें क्या चीज आएगी। ये जो मामला है संज्ञेय जो होगा, तो आप जब पुलिस अधिकारी बनेंगे, जो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वो क्या है, संज्ञेय है। और पुलिस अधिकारी वारंट के साथ किसी, देखो आपका समन या वारंट आए उसके साथ किसी को गिरफ्तार किया जाए तो वो मामला क्या है, असंज्ञेय। वो मामला क्या है, असंज्ञेय। कि कोई जमानत, ये मीन्स कुछ समय के बाद उन्हें जमानत पे रिहा कर दिया जाता है। कोई ऐसे सजा या अपराध हो जिनको जमानत नहीं मिलती तो वो भी बताया। फिर आएगा किस सेशन कोर्ट से है, सुप्रीम कोर्ट से, कौन सा मामला किस कोर्ट के द्वारा हल होगा, उसका समाधान ये रहेगा। एक बात आपको ये ध्यान देना कि यहां से भी प्रश्न आए कि जमानतीय और अजमानतीय किस अनुसूची में आते हैं, तो ध्यान देना ये प्रथम अनुसूची के अंदर आते हैं। कौन सी सूची में आते हैं, प्रथम अनुसूची में आते हैं।
पूछ ले कि समन और वारंट जो होते हैं, वारंट जो होते हैं वो कौन सी अनुसूची में है, तो ये द्वितीय अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में, ये तो द्वितीय अनुसूची में। इसका मतलब आप इन चीज़ों को विशेषतः और बहुत बढ़िया तरीके से नोट कर लेना। परीक्षा में क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपकी हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ क्लियर हुई होगी। तो उम्मीद, अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही हो तो आप अपना कमेंट में बता दें, अन्यथा हम इसको दोबारा भी कर लें, ठीक है। तो अपराधों का ये वर्गीकरण है जिसमें 6 कॉलमों में इसको दर्शाया गया है, ठीक है। पहले में अपराध, जैसे 1 में धारा, 2 में अपराध, 3 में दंड, संज्ञा 4 वाला हो गया, जमानतिया 5 और किस न्यायालय से इसका मामला। अब देखिए भाई, जो हमारी आईपीसी है उसके अध्याय कुल कितने हैं और धाराएं कितनी हैं, अब हम उनको कर लेते हैं। तो आप एक आईपीसी एक्ट 1860 कुल अध्याय, कुल चैप्टर कितने हैं, 23 है। कितने हैं, 23 है। और आपसे ये पूछ ले कि भाई इसमें धाराएं कितनी है, तो 511 है। अब हम 1 बाय 1 ये भी क्लियर कर लेते हैं कि कौन से में क्या चीज़ आने वाली। तो सबसे पहला एक बात आपको नोट करें कि हम 23 के 23 पहले हेडिंग डालें कि भाई ये 23 अध्याय हैं, इनमें ये धाराएं रहने वाली है और ये इनसे संबंधित है। इसके बाद में हम 1 बाय 1 पूर्णतः दोबारा से इनको अच्छे से कवर करेंगे कि यहाँ से कोई प्रश्न छूटे ना। और फिर हम करेंगे कि लास्ट ईयर में जितने परीक्षा में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो आपके पूर्ण करवा दिए जाए, ठीक है। तो उम्मीद मानेंगे कि ये चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो। नंबर एक जो है अध्याय की बात करें तो इसमें धारा की बात करें, एक अध्याय में कहाँ से कहाँ तक धारा रहने वाली है, तो ये ध्यान देना, ये 1 से 5 तक रहने वाली है। और जिसमें प्रस्तावना या हम कह सकते हैं उद्देशिका के बारे में बताया गया। इसका मतलब ये जो आईपीसी एक्ट है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ, 1 से लेकर 5 तक, इन सारे तथ्य के बारे में अलग अलग धाराओं में अलग अलग बताया। तो इसमें मेन क्या है, हम केवल वही करें। नंबर 2 की बात करें, 6 से 52 तक इसमें स्पष्टीकरण किया गया है। किन का, तो परिभाषाओं का। अब ये परिभाषा क्या है, तो आप कह सकते हैं जैसे लिंग से संबंधित, व्यक्ति की परिभाषा क्या, समाज क्या है, भारत की परिभाषा क्या, पुरुष या महिलाओं की परिभाषा क्या। इस प्रकार से अन्य शब्दों में 6 से 52 तक सभी धाराओं में इनको परिभाषित किया गया और स्पष्टीकरण भी कर दिया गया, ठीक है। नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 जो है वो 53 से लेकर आपका 75 तक रहने वाला है। इसमें क्या है कि जो आपके पास मामला है, उसका सजा और दंड का प्रावधान बताया गया है कि किसके लिए, किन अपराधों के लिए कितनी सजा होगी, किन के लिए कितना दंड होगा। ये सारा प्रावधान किस में है, आपके अध्याय नंबर 3 में है, ठीक है। अब बात करें नंबर अध्याय की 4 की, ये रहेगा जी आपका 76 से लेकर 106 तक रहेगा। इसमें साधारण अपवाद है। ये साधारण अपवाद क्या है, तो यानी कि आप इसको इस तरीके से समझना कि एक जैसे पागल व्यक्ति है और उसने कोई अपराध कर दिया है और उसका अपराध माना जाए या ना माना जाए, यानी कि ये जो अपवाद है तो उस व्यक्ति का कोई अपराध नहीं माना जाता। जैसे कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे ने कोई अपराध किया, क्या उसे अपराध माना जाए या ना माना जाए, यानी कि उसका अपराध नहीं है। तो ये साधारण कुछ अपवाद भी है, ठीक है, जैसे 7 से 12 साल के लिए, तो उनमें अलग अलग धाराओं में इसे परिभाषित किया गया है। तो कहाँ किस तरीके से, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अध्याय नंबर जो 5 है वो हमारा 107 से 120 तक है। 107 से 120 तक है, तो इसमें दुष्प्रेषण
दुष्प्रेषण जिसे कहें इससे संबंध। अब कई बच्चों को ये शब्दावली है ये दिक्कत कर रही हो, इसको कहते हैं उकसाना। क्या कहेंगे? उकसाना। तो आपसे यही पूछ ले उस दुष्प्रेषण जो है इसे अर्थ क्या है, तो क्या है जी? उकसाना। तो अध्याय नंबर 5 107 से 120 तक है। अध्याय नंबर 5A जो है, 5A जो है वो है हमारा 120A से 120B तक है। इसमें क्या है? आपराधिक षड्यंत्र बताएंगे। अब षड्यंत्र कैसे? इसका एक मामला जो हम करेंगे वो बहुत फेमस है, क्योंकि हमारे 1984 के अंतर्गत प्रधानमंत्री जो रहे इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी वो इसी मामले में हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे षड्यंत्र उन्होंने रचा था, तो केहर सिंह वर्सेस भारत सरकार का जो मामला है वो हम यहाँ पढ़ने वाले भी हैं, क्योंकि हम इस तरीके से उदाहरणों से इन चीज़ों को समझेंगे। तो एक बार इनको पढ़ लेते हैं। देखो भाई, पहले अध्याय में क्या 1 से 5 है, क्या है? तो प्रस्तावना किसकी? IPC एक्ट की। नंबर 2 अध्याय में 6 से 52 स्पष्टीकरण किया गया है परिभाषाओं का। नंबर 3 की बात करें तो 53 से क्या है? 75 सजा या दंड, सजा या दंड इनके बारे में जो प्रावधान मीन्स अपराध, जैसे किसी अपराध की सजा क्या होगी, क्या किसी की सजा को कम कर दिया जाए, इस प्रकार के यहाँ प्रावधान है। अध्याय नंबर 4 की बात करें तो 76 से 106 तक है। इसमें साधारण अपवाद है। अपवाद आपको बता दिए कि कोई पागल व्यक्ति है, अगर उसने अपराध किया तो अपराध नहीं माना जाए। 107 से 120 दुष्प्रेषण मीन्स उकसाना, उकसाना भी किसी को किया गया है तो भी क्या है? वो अपराध की स्थिति में आ रहा होगा। ठीक है, 120A से B तो आपराधिक षड्यंत्र जो है वो भी यहाँ डाला जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, अगर आपको ये क्लास कैसी लग रही है, साथ साथ में इसमें कमेंट जरूर डाल दें कि क्या आपके लिए ये क्लास लाभदायक रहने वाली है या नहीं। तो मैं आपको ये कहूँ कि अगर ये अच्छी रहने वाली है तो आप इस क्लास को अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, क्योंकि अगर ये अच्छी है, आपको लगता है कि इसमें एक आधा नंबर आपको आएगा तो शेयर कर दें, अन्यथा आप इसको छोड़ के भी जा सकते हैं, क्योंकि अच्छी नहीं है तो आपका फिर टाइम वेस्ट करने का फायदा ही क्या है। तो आप साथ में इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम अध्याय नंबर जो हमारा 6 है, ये क्या रहने वाला है? तो ये देखिए 121 से लेकर, ठीक है, 121 से लेकर 130 तक रहेगा। ये रहेगा राज्य के विरुद्ध अपराध, जिसे हम राजद्रोह कहेंगे, जिसे हम राजद्रोह कहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो धाराएं थी 124A जो है राजद्रोह के लिए 3 साल की सजा मिलती है। ये जो धाराएं हैं वो 1870 के अंतर्गत क्या है? जोड़ी गई थी। अब बात करें इसमें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो है हमारा अध्याय नंबर 7 जो है वो देखें भाई। अध्याय नंबर जो 7 है वो हमारा 131 से 140 तक है, 131 से 140 तक है। इसमें क्या है? तो वायु सेना, थल सेना या नौसेना से संबंधित अपराध से संबंधित जो विषय अपराध के विषय के बारे में यहाँ हमें जानकारी मिलती है। तो हम लिख दें से संबंधित अपराध के विषय में जानकारी यहाँ से मिलती है। वैसे तो इनके अलग अलग एक्ट भी हैं, वैसे तो इनके अलग अलग एक्ट हैं, जैसे आर्मी एक्ट है तो इनके एक्ट भी हैं, लेकिन बाकी आपको यहाँ मिलेगा। अध्याय नंबर 7 है। इसके बाद में आपका जो रहने वाला है अध्याय नंबर 8, अध्याय नंबर 8। इस अध्याय में क्या है जी? 141 से लेकर 160 तक इसमें धाराएं हैं। 141 से 160 जो है अध्याय नंबर 8 में रहने वाला। इसमें क्या है? सार्वजनिक शांति को भंग करना, सार्वजनिक शांति को जो भंग करने के विरुद्ध में अपराध है वो यहाँ रखे जाएंगे।
तो आप एक बार इनको अच्छे से नोट कर लेना, क्या पता इतने में से क्वेश्चन आ जाए। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि सार्वजनिक शांति, मतलब ये कुछ चीजें तो समझ में आ रही है ना कि इनसे रिलेटेड, तो आप ये तो पता चल जाएगा कि ऑप्शन में 141 से 60 के बीच में कोई एक ही ऑप्शन तो वो आपका सही हो जाएगा, इतना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये भी चीज अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि जो बच्चा रट्टा लगा के है वो भूल जाएगा। आप इतना पढ़िए तो भी आपका काम अच्छे से कवर हो जाएगा, नंबर नहीं कटेगा, ये भी आप नोट करना। अब बात करें अध्याय नंबर 9 की, यह हमारा 161 से लेकर 171 तक है। ये जो अध्याय है वो हमारा है सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है, सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है। और एक बात और है कि मैथ की क्लास भी आपको बिल्कुल मिलती रहेगी, ये नहीं है कि ये भी क्लास इसके साथ साथ वो भी हो जाएगी, क्योंकि आज तो इतनी होगी लेकिन कल से आपको दोनों क्लास रेगुलर मिलेगी। नेक्स्ट जो है आपका अध्याय नंबर 9A जो है, 9A जो है इसमें क्या है 171A से 171I तक के मामले, और जिसमें आप ये कह सकते हैं जी चुनाव से संबंधित अपराध है। अब ये चुनाव से संबंधित अपराध क्या है, जैसे कोई जाली वोट डालना, ठीक है, जैसे कोई जाली वोट डाल देना वो भी एक अपराध ही गिना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा अध्याय नंबर 9। 10 अध्याय जो है, 10 नंबर जो अध्याय है वो 172 से 190 तक का है। अब 172 से 190 तक का है, इसमें क्या है तो ये ध्यान देना, लोक सेवकों की आज्ञा का अवज्ञा करना। मीन्स जो लोक सेवक जो हैं, जो मंत्री संतरी हैं, आप उनकी आज्ञा की अवज्ञा भी करते हैं तो यहाँ भी अपराध ही गिना है। तो इसके लिए भी क्या है आपके प्रावधान किए हैं। तो दोबारा देखिए, एक बार इनको नोट कर लिया होगा तो अच्छे से देखते हैं। अध्याय नंबर 6 क्या है जी, 121 से 130 तक है राज्य के विरुद्ध है। ठीक है, 7 में 131 से 140 तक है वायुसेना, थल सेना, नौसेना के संबंधित विषय से संबंधित जो अपराध हैं वो यहाँ है। 8 में क्या है 141 से 160 है, सार्वजनिक शांति के विरुद्ध जो अपराध है वो यहाँ है। ठीक है, 9 नंबर में क्या है 161 से 171 है, सरकारी कर्मचारियों से संबंधित अपराध यहाँ डाले हुए। 9A में 171A से I है, और इसमें चुनाव से संबंधित अपराध जो हैं, जैसे कोई जाली वोट डाल रहा है, कोई अभ्यर्थी मीन्स उम्मीदवार है, उससे संबंधित परिभाषा भी की दी हुई है। 10 में क्या है तो लोक सेवकों की जो आज्ञा की अवज्ञा करना, उनकी आज्ञा न मानना, तो वो इस श्रेणी में रखा गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लो भाई, नेक्स्ट जो है आप उसको देखिए। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या रहने वाला है कि अध्याय नंबर हमारा 11 रहने वाला है। अध्याय नंबर जो 11 है वो आपका 191 से 291 तक, तो 229 तक भाई, 229 तक ये आपका अध्याय नंबर 11 है। ठीक है, तो 229 तक है। इसमें क्या है कि झूठी साक्ष्य जो है, झूठे साक्ष्य जो है आप किसी को प्रस्तुत कर देते हैं तो उससे संबंधित जो अपराध बढ़ेंगे वो आपके यहाँ रखे गए। अध्याय नंबर 12 तो 230 से लेकर 263 तक है, 263 तक। इसमें नकली नोट या सिक्के का आप असली की जगह प्रयोग करते हो, सिक्कों का प्रयोग असली की जगह प्रयोग करते हो, अगर पाए जाते हो तो आप आपराधिक स्थिति में माने जाओगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें अध्याय नंबर 13 की। ये आपका 264 से शुरू होता है भाई। कहाँ से है तो 264 से लेकर 267 तक है। ठीक है, और
ये किसके लिए है? तो जी माप व तोल से संबंधित। माप तोल से संबंधित का मतलब है अरे खोटे बाट वालों थोड़ा सा समझो, ठीक है। इनसे संबंधित जितने भी जो अपराध है वो आपके 13 हैं, ठीक है। आप इन मामलों की जांच कर सकते हैं। आप शिकायत करें तो आपके अंदर कोई खोटा मीन्स क्या है कि बाट का प्रयोग कम कर रहा है तो आप उनको पकड़वा सकते हैं। ये आपको जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है, ये नहीं है। अब बात करें अध्याय नंबर 14 की। अध्याय नंबर 14 जो है 268 से लेकर 294 तक है। अब 268 से 294 तक है, इसमें क्या है तो आप ये ध्यान देना कि इसमें लोक स्वास्थ्य सुविधा या नैतिकता से संबंधित विषयों के बीच में जो अपराध हैं वो यहाँ रखे गए। अध्याय नंबर 15 की बात करें, अध्याय नंबर 15 की बात करें हम तो 295 से लेकर 298 तक है। 295 से लेकर 298 तक है और इसके अंतर्गत धर्म संबंधी जो अपराध है यानी कि वो डाले गए। तो आप इस बात को यहाँ कह सकते हो कि अध्याय नंबर 15 में ये चीज़ें। अध्याय नंबर 16 जो है वो देखिए, ये आपका 299 से लेकर 377 तक के अंदर यहाँ रहेगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या है तो आप कहें मानव शरीर को प्रभावित करने से संबंधित जो अपराध, कैसे कि अगर आप तेज हथियार से या खतरनाक हथियार से किसी व्यक्ति पे हमला करते हो तो वो सारा कुछ यहाँ है, ठीक है। आप पढ़ोगे भी कहाँ तक है तो 299 से 377 तक है। तो दोबारा देखिए 11 में क्या आएगा भाई 191 से 229 तक है। और झूठी साक्ष्य किसी सामने प्रस्तुत करते हो जिससे आपको कोई हानि पहुंचाते हो तो आप ये कह सकते हो ये आपने अपराध किया। इसके बाद में 12 नंबर अध्याय में 230 से 263 तक है नकली नोट या नकली सिक्कों का आप असली की जगह प्रयोग कर देते हो तो आप अपराध कर रहे हो। ये 13 नंबर 264 से लेकर 267 तक है माप तोल से संबंधित कोई बाट का प्रयोग कम कर रहा है, खोटे बाट का प्रयोग कर रहा है। 14 नंबर 268 से लेकर 294 तक है लोक स्वास्थ्य सुविधा या कोई नैतिकता से संबंधित अपराध कोई हुआ हो तो वो इसमें आएगा। 15 में 295 से लेकर 298 तक के जो धाराएं हैं वो इसमें आएंगे। और किस से संबंधित धर्म से संबंधित कोई अपराध हुआ है तो वो आपका यहाँ है। और 16 में क्या है जी तो आप कहेंगे 299 से 377 तक है मानव शरीर को प्रभावित करके कोई अपराध किया होगा तो वो सारा का सारा इसमें आएगा। जैसे कोई किसी की हत्या भी करती हो, जैसे किसी की हत्या करती हो, जैसे किसी को चोट आपने पहुंचाई हो, ठीक है, तो वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपने अच्छे से लिख भी लिया होगा, साथ साथ में आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, ठीक है। कोई दिक्कत भी ना है कि आप बाद में इनको आराम से लिख लेना। और इनकी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी तो ये आपको क्लास के अंत में बता दिया जाएगा कि ये चीज़ें आपको कैसे मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ जो है वो सभी को मिलेगी, ये मैंने पहले ही आपको बताया है और ये निःशुल्क रहने वाली है। और अगर आप लेना भी चाहेंगे तो आपको स्थान भी बता दिया जाएगा कि ये पीडीएफ आप कहाँ या कहीं से लेना चाहें तो किस तरीके से मिलेगी, तो मैं आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो दे दूंगा। अब बात करें अब अध्याय नंबर 17 की, ये रहेगा 378 से लेकर 462 तक। और ये आपका संपत्ति के विरुद्ध अपराध के लिए अध्याय है, ठीक है। अध्याय नंबर 18 जो रहेगा वो 463 से लेकर
489 तक का रहेगा और इसके अंदर जो रहेगा वो दस्तावेज व संपत्ति के विरुद्ध रहेगा। ठीक है, कोई दस्तावेज व संपत्ति के विरुद्ध रहने वाला। अध्याय नंबर 19 की बात करें, अध्याय नंबर जो 19 है वो 490 से लेकर 492 तक का रहेगा। 490 से लेकर 492 तक का रहेगा और ये सेवा संविदा से संबंधित है, सेवा संविदा से संबंधित अपराध रहेगा। बात करें हम नेक्स्ट की, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा अध्याय नंबर 20। अध्याय नंबर जो 20 है वो विवाह से संबंधित अपराध रहेगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो आपकी जो कुल धाराएं हैं वो 493 से लेकर, ठीक है, क्योंकि इसमें धाराएं जो है वो 493 से लेकर रहने वाली है जी 498 ए तक, और ये रहेगा विवाह से संबंधित। और बात करें 21 की, ठीक है, बात करें अध्याय नंबर 21 की, जो आपका रहेगा 499 से 502 और मानहानि का। इसका मतलब ही है कोई व्यक्ति झूठी आपकी मर्यादा को ठेस पहुंचाता है तो आप उसके खिलाफ जान मान हानि का केस दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, और एक आपको बता दूं, ट्रिक कोई नहीं है, याद करना ही पड़ेगा। आप इनको अच्छे से याद कर लें, एक बार आप पढ़ेंगे, 2 बार पढ़े, तीसरी बार तो याद हो ही जाएगा, तीसरी बार तो याद हो ही जाएगा। जैसे कि आपको कहें कोई नया गाना है तो आप क्या सोचें, पहली बार में समझ में आ गया होगा। जैसे एक गाना आया था कि अंग्रेजी वाली मैडम टपाई होती है, तो आपा ने पहली बार सुना पता नहीं कौन सी मैडम टपाई होती, जब दूसरी या तीसरी बार सुना तो पता चला बोतल थी वो टपाई होती है। ठीक है ना, तो आपको 1-2 बार में तो पता ही नहीं था। इसी प्रकार से यही है कि आप 1, 2, 3 बार स्टडी करेंगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। फिर तो हम साथ साथ भी गाना गा देते हैं, और ऐसा यही होगा जब आप इनको पढ़ेंगे तो साथ साथ आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, अध्याय नंबर जो हमारा 22 रहने वाला है, ये 22 जो है आपका अध्याय ये रहेगा 503 से लेकर 506 तक की धारा, और इसमें अपमान से संबंधित जो है किसी जाति सूचक का अपमान हो, किसी व्यक्ति का अपमान हो, इसमें बारे में जो अपराध है वो आपके रहेंगे। लास्ट जो है 23, 507 से लेकर 511, और ये कह रहा है अपराध करने का प्रयत्न जो है, अपराध करने का जो प्रयत्न जो है उसे भी अपराध माना जाएगा। अगर आप किसी अपराध को कर रहे हैं, प्रयत्न भी कर लिया, तो आप ये सोचिए कि जिस अपराध में आपको उतनी सजा है उससे आधी सजा तो मिलेगी मिलेगी। ठीक है, तो ये टोटल आपके 23 के 23 अध्याय भी हो गए। अब आप 1 बाय 1 इनको करेंगे कि इसमें कौन से में हमें क्या ध्यान रखना है। दोबारा देखिए, 17 में क्या 378 से लेकर 462 है जो हमारा संपत्ति के विरुद्ध है। इसके बाद 18 में करें 463 से लेकर 489 तक है जो दस्तावेज और संपत्ति के विरुद्ध है। 19 अध्याय वो आपका 490 से 492 में है जो सेवा संबंधी से है। इसके बाद 20 है जो 93 से 98 ए तक है जो विवाह से संबंधित है। विवाह से संबंधित अपराध है, कोई दूसरा विवाह, कोई किसी लड़की को बुला बिसला के विवाह किया, या आप कहें जिसका पहले विवाह हो गया वो दोबारा विवाह करा। आप कहें 499 से 502 जो मान हानि जान हानि से संबंधित जो मामले वो यहाँ रहेंगे। और बात करें 22 में तो 503 से 506 में जो अपमान सूचक से संबंधित कोई आपका अपमान किसी ने किया हो तो वो रहेंगे। और 23 में 507 से 511 अपराध करने का जो प्रयत्न है किसी को किया गया है, आप उन्हें भी अपराध माने जाएगा। और एक बात नोट कर लेना, उसमें उस व्यक्ति की सजा आधी रहेगी। और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और कौन सी धारा में है तो 511 में है। ठीक है, ये लास्ट धारा थी आपकी। अब आप इनको 1 बाय 1 करते हैं, 1 बाय 1 करते हैं। एक बार इसमें पानी पी ले।
पानी पी ले थोड़ा सा, तो इसको आप थोड़ा और आगे करेंगे कि इन चीज़ों में कोई दिक्कत आपके ना आने वाली हो। तो देखिए भाई, इससे आगे जो है वो क्या है, तो अब इसमें भी नोट कर लें। तो आपके जो एक प्रकार से जो संपूर्ण 23 अध्याय थे वो मोटा मोटी हमने क्लियर किए। अब इसमें बारीकी से अध्ययन करते हैं कि कौन से अध्याय में क्या चीज है, ठीक है, कौन से अध्याय में क्या चीज है और उससे संबंधित हमारे क्या प्रश्न रहने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है आपका भारतीय दंड संहिता 1860 जिसे आप कहें, इसका पहला जो अध्याय वो शुरुआत जो होती है वो आपका कौन सा है? तो अभी आपने किया है तो कौन सा है? प्रस्तावना है। कौन सा है ये? तो प्रस्तावना है। अब प्रस्तावना कहाँ से है? तो 1 से 5 तक। अब आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, जो धारा नंबर 1 है, जो आपकी धारा 1 है, वो क्या बताती है कि इस आईपीसी एक्ट जो है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर हम प्रारंभिक दृष्टि से बात करें तो सबसे पहले जो है ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, और किसको छोड़ के? जम्मू कश्मीर को छोड़ के। क्लियर हुआ? क्योंकि भाई जम्मू कश्मीर में क्या था, इसमें तो अलग चल रहा था, और 370 आर्टिकल जो है इसमें चल रहा था। अब हुआ क्या, अब आपको अभी ध्यान होगा कि जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 है वो भी हटा दी गई है। इसका मतलब अब भारत में संपूर्ण जो है आईपीसी एक्ट जो है वो लागू हो रहा है। अब आपसे ये पूछें कि 370 धारा जो है वो कब हटाएंगे, तो आप ये ध्यान देना 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को ये जो 370 है ये धाराएं हटा दी गई थी। इसके बाद में क्या हो, अब हटाई मीन्स होता है विधेयक, इस पे राष्ट्रपति ने कब साइन किया, और फिर ये जो जम्मू कश्मीर है इसको यूटी मीन्स केंद्र शासित का दर्जा कब मिला था। तो आप ये करिए कि भाई 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इस पे मंजूरी दे दी, क्या कि 370 धारा जो है वो जम्मू कश्मीर से हट चुकी है। इसके बाद में 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को कौन सा दर्जा दिया, तो यूटी का दर्जा दे दिया, जिसे आप केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हो। इसके बाद में जो आईपीसी है, जो हमारा आईपीसी है, इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण देश में हो गया। एक बात आप नोट कर लेना, जिस देश की सीमा है, ठीक है, जिस देश की सीमा, कौन सी सीमा, तो थल सीमा, वायु सीमा और जल सीमा, जहां से खत्म होती है सीमा, कौन सी, जहां से हमारी स्थल सीमा खत्म होती है, उस दूरी से लेकर जल में भी और वायु में भी 22.3 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो उस देश के लिए ही आधिकारिक रूप से उनका होता है, यानी कि उसमें दूसरा कोई देश आके कोई अपना प्रयोग नहीं कर सकता। वहां तक ये एक्ट जो हमारे लागू, ठीक है। तो आपका अध्याय नंबर 1 पहला जो है प्रस्तावना है 1 से 5, इसमें क्या है, संपूर्ण भारत में ये लागू हुआ, पहले किसको छोड़ के? जम्मू कश्मीर को, क्योंकि इस समय क्या था, जम्मू कश्मीर में 370 धारा का चल रही थी, तो उनका एक अलग ही संविधान था। तो 370 5 अगस्त 2019 को क्या है, हटा दी गई थी। अब ये विधेयक तो एक बार संसद लोकसभा में लेके आए और 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इस पे मंजूरी दे दी थी। जब हटा दी गई तो जम्मू कश्मीर को क्या बनाया, केंद्र शासित प्रदेश, और कब बनाया, 31 अक्टूबर 2019 को बना दिया। एक बात नोट कर लेना कि जिस देश की जो थल सीमा खत्म होती है, फिर वायु और जल रहेगी, उसके 22.3 किलोमीटर का जो एरिया है वो उसी देश के अंदर ही रहता है, तो वहाँ तक हमारे जो ये आईपीसी एक्ट लागू रहेगा। ये पहला अध्याय में इतनी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, क्योंकि हम मेन जो पॉइंट है जो परीक्षा में आ सकता है उसी को जो है एक बार
बढ़िया तरीके से करें। अध्याय नंबर 2 की बात करें तो बोलिए भी अध्याय नंबर 2 जो है वो क्या था? अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। क्या था? तो आप कहें कि अध्याय नंबर 2 में स्पष्टीकरण किया गया है परिभाषाओं का। तो कहाँ से शुरू होगा ये? 6 से लेकर 52 तक चलिए। परिभाषा क्या है? तो इंपोर्टेंट जो है 6 से 52 में क्या क्या रहने वाली है? सबसे पहले जेंडर मीन्स लिंग की परिभाषा, पुरुष महिला जो ही सी है, ये 8 नंबर धारा में स्पष्टीकरण किया हुआ है। ठीक है। 10 नंबर में पुरुष या स्त्री यानी कि महिला के बारे में बताया गया है। ठीक है। नंबर बात करें 11 की, तो 11 में व्यक्ति की परिभाषा को दर्शाया गया। इंपोर्टेंट जो है ना हम उन्हीं को कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को विशेषतः ध्यान रखना। नंबर बात करें 27 की, तो 27 में सरकार की परिभाषा को बताया गया। सरकार की परिभाषा को बताया गया। बात करें 21 की, तो आपको एक बात दें कि जो लोक सेवक है इनके 12 बिंदु होते हैं। जैसे हमने बात की कि इनकी आज्ञा की अवज्ञा जो करेगा वो भी अपराध है, लेकिन इनके 12 बिंदु के बारे में भी बताया गया। इनको भी क्या है? बाउंडेड किया गया। तो ये आपको किस में किया गया? 21 में किया गया। ठीक है। बात करें 22 की, कोई चीज जंगम यानी कि चल संपत्ति है, तो इस चीज को भी परिभाषित किस में किया गया है? तो 22 में किया गया। किस में किया गया है? तो 22 में किया गया है। आपको कहें 40 में अपराध क्या है? जो ये हम बात कर रहे हैं अभी, अपराध जो है वो क्या है, इस चीज को 40 नंबर धारा में बिल्कुल अच्छे से बताया गया। ठीक है। इसके बाद में 45 में जीवन से संबंधित यानी कि जीवन क्या है, इसको बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण किया गया। ये इनमें इंपॉर्टेंट जो है हम वही करेंगे। ठीक है। सारे नहीं करने वाले। और लास्ट जो हमारा 51 जो है, इसके बाद 52 बचेगा। 51 में शपथ के बारे में बताया गया कि आप कभी शपथ लेते हैं। शपथ का मतलब ये नहीं कि हम तो मंत्री नहीं बने जी, शपथ कब ली। कई बार आपने अपने एफिडेविट को साइन किया होगा, उसमें शपथ करता होता है। आप वहाँ भी जो ले रहे हैं, अगर आपकी झूठी बात पाई गई तो आप अपराध है, तो वो भी इसमें अच्छे से बताया गया। ठीक है। और आप 52 क में जो हमारा इसमें आश्रय जो होता है, इससे संबंधित भी बताया गया। ठीक है। तो आप अध्याय नंबर 2 की बात करें, इसमें परिभाषा है, कहाँ से कहाँ तक है? तो 6 से लेकर 52 तक है। 8 में क्या है? लिंग के बारे में बताया गया। 10 में क्या है? पुरुष या महिलाओं के बारे में बताया गया। 11 में क्या है? कोई व्यक्ति क्या है, तो उसके बारे में भी अच्छे से बताया गया। 27 में क्या है? सरकार बताया गया। 21 में क्या है? जो लोक सेवक है उसके कितने बिंदु है? 12 बिंदु। ध्यान देना, लोक सेवक जो है इनके कितने बिंदु है? तो 12 बिंदु। आपसे पूछ ले भारत को कितने में? ये इंपॉर्टेंट है। भारत जो है इसको 18 नंबर में बताएगा। ठीक है। कोई चल संपत्ति है या नहीं है, ये जो बताया गया है वो 22 में बताया गया। 40 में क्या है? अपराध को परिभाषित किया है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपकी उम्मीद ये रहेगी। इसके बाद में 45 में जीवन के बारे में बताया गया। 51 में शपथ के बारे में, और 52 क में आश्रय के बारे में ही बहुत अच्छे से बताया गया। उम्मीद करें कि ये चीज़ें आपने अच्छे से नोट कर ली होगी। अब बात करते हैं हम अध्याय नंबर 3 की, तो उसमें क्या होने वाला है और वो किससे संबंधित है, उससे मेन क्या प्रश्न हमारा बनेगा। चलिए भाई, आज आपका एक्ट जो 1860 है वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करें अध्याय नंबर 3 की। अध्याय नंबर जो 3 है वो दंड या सजा के बारे में, कि किस अपराध के लिए क्या सजा रहेगी, किस अपराध के लिए क्या सजा रहेगी, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। अब बात करें इसमें धाराएं कितनी है, तो 53 से लेकर 75 के बीच में टोटल धाराएं जितनी आएगी वो सारी इसमें आएगी। अब मेन क्या प्रश्न आ सकता है, मान लीजिए किसी, एक बात और बताओ, आपसे प्रश्न और बनेगा कि दंड कितने प्रकार के हैं, दंड कितने प्रकार के हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है ये, तो आप ध्यान देना। दंड कितने प्रकार के हैं? ये 5 प्रकार के हैं, ठीक है। और ये जो बात है वो कौन से आर्टिकल में है? तो 53 नंबर हमारी धारा में, 53 नंबर धारा में क्लियर हुई कि दंड के प्रकार भी कितने हैं? तो 5 और 3 नंबर अध्याय है, तो 53 बना। तो आप कह सकते हैं कि दंड के प्रकार बताएं। अब बात करें, जैसे मृत्यु दंड को छोटा कर दिया गया, ठीक है, किसी को मृत्यु दंड मिला हुआ, उसका लघुकरण करना मीन छोटा करना। छोटा मतलब यही होगा आजीवन हो सकता। अब आप ये कहें कि इसको भी परिभाषित किया गया कि किन स्थितियों में किन किन का हो सकता है, तो ये बात आपकी 54 नंबर धारा में बताई गई है, ठीक है। तो 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया तो छोटा हो रहा है, इसका मतलब मृत्यु दंड का लघुकरण किया गया है, उसे आजीवन में बदल दिया गया, ठीक है। तो आपका अध्याय नंबर 3 हो गया है। अध्याय नंबर 3 में क्या है? दंड या सजा है। आप कहें 53 से 75 तक है। दंड के प्रकार कितने हैं? 5 है। किस में बताया है? धारा 53, मृत्यु दंड को लघुकरण किया। इस प्रकार से किसकी क्या सजा रहेगी, ये सारा इसमें है। इंपॉर्टेंट इसमें केवल यही है। बात करें हम नेक्स्ट की भाई, नेक्स्ट क्या आपका? तो देखिए अध्याय नंबर 4 क्या रहेगा? तो आपने कहा साधारण अपवाद रहने वाले, साधारण अपवाद रहने वाले, साधारण अपवाद रहने वाले हैं। तो इसमें धारा कितनी रहेगी? तो 76 से लेकर 106 तक रहेगी, 76 से लेकर 106 तक रहेगी। अब साधारण अपवाद क्या चीज है? तो आप एक बात नोट कर लेना कि यदि कोई पागल आदमी उसने अपराध कर दिया तो अपराध माना जाए ना माना जाए, तो वो नहीं माना जाए। तो इसमें लिखिए क्या होगा? सबसे पहले कि पागल आदमी ने अपराध किया तो वो अपराध नहीं है, ये आपको बताया गया है 84 में, ये बताया गया है 84 नंबर में। दूसरा और अहम बात जो एक बताई गई कि अगर आप बड़ी हानि हो रही है, बड़ी हानि है, उसको बचाने के लिए छोटी हानि हो जाती है, तो वो छोटी हानि अपराध नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में एक बार आ भी चुका है कि बड़ी हानि का मतलब उस बड़ी हानि को टालने के लिए अगर छोटी हानि कर दें तो वो अपराध नहीं है। आप देखो इसमें बताया, हर पॉइंट को स्पष्टीकरण किया गया, ठीक है। ये जो चीज है वो आपकी धारा नंबर 81 में बताई गई है, धारा नंबर 81। देखो अब हम कई बार देखते हैं, हम रेलवे जो ट्रैक होता है उसके ऊपर आगे आ जाए तो क्या वो ट्रेन एकदम रोक देगा? नहीं रोकेगा, क्योंकि उसके अंतर्गत तो हजारों पैसेंजर बैठे हैं, हम एक हैं। इसका मतलब अगर वो इसमें कहीं गलती करे तो क्या पता आप एक ही वजह हजारों की जान जा सकती है। इसीलिए वो क्या है, बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि कर रहा है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं है, ठीक है, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो ये चीजें, और वो कौन सी है? 81 में। अब बात करें नेक्स्ट की कि 7 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे, कम आयु का जो बच्चा है, उन्होंने कोई अपराध कर दिया तो वो भी अपराध नहीं है, वो भी कोई अपराध नहीं है। ये बात भी आपकी 84 में बताई है, ठीक है, जो 84 में बताई गई है कि 8 मीन्स 7 वर्ष की कम आयु के जो बच्चे उन्होंने अपराध किया। 7 से 12 वालों ने, ये 85 में है, कि वो भी आपका अपराध नहीं है। तो ध्यान देना, अध्याय नंबर 4 क्या है? साधारण अपवाद है। कौन से अपवाद हैं? जैसे 76 से 106 आएंगे, मेन 3-4 ही यही परीक्षा में आ सकते हैं। पागल आदमी ने अपराध किया तो अपराध नहीं है, कौन सा रहेगा भाई? 84 रहेगा। मैंने 84 को 2 बार लिख दिया, ठीक है। पागल आदमी ने कोई अपराध किया तो 84 है। आपका ये जो 7 वर्ष से कम है वो 82 है, बिल्कुल। पागल आदमी का अपराध नहीं है तो ये 84 में गया है। बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि की जाए तो वो क्या है? 81 में। और 7 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है, अगर उसने कोई अपराध कर दिया तो वो अपराध नहीं है, ये 82 में बताया गया, ठीक है। उम्मीद मानता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसके बाद में अध्याय नंबर 5 की बात करते हैं।
अध्याय नंबर 5 की बात करते हैं। अध्याय नंबर 5 किससे जुड़ा हुआ है? तो अध्याय नंबर जो 5 है वो हमारा दुष्प्रेरण से जुड़ा हुआ है, दुष्प्रेरण से जुड़ा हुआ है, जिसमें 107 से लेकर 120 तक की धाराएं हैं। 107 से लेकर 120 तक की धाराएं हैं। आपसे पूछ लें भी इसका अर्थ क्या? तो इसका अर्थ है उकसाना। क्या है? किसी व्यक्ति को उकसा के कोई काम किया हुआ, वो भी इसमें डाला गया है, तो उसके लिए भी बताया गया। तो ध्यान देना कि दुष्प्रेरण इसको परिभाषित किया गया है किस नंबर में? तो एक इसको परिभाषित किया गया है 107 में। 107 में क्लियर हुआ? तो केवल इसमें आपको इतना ही पढ़ना और कुछ नहीं है इसमें। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। समझ में आ रहा है कि धारा जो हमारी 107 से 120 है, लेकिन इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। अब बात करें 5A की, और ये इंपॉर्टेंट है। 5A जो है 120A से 120B तक रहा है, जिसे आपराधिक षड्यंत्र के मामले दर्ज किए जाएंगे। यहाँ क्या आएगा? तो आपको बताएं 120A में तो इसे परिभाषा दिया गया कि षड्यंत्र होता क्या है। 120 में तो परिभाषा दिया गया है, और 120A में इसकी बी में दंड की बात कही गई है। तो कैसे है? तो आपको मैंने बताया कि इसमें एक मामला जो है वो हमारा आने वाला है कि सन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, लेकिन जो हत्या हुई थी वो किसने करी थी? तो आपका ये जो मामला है वो नाम है केयर सिंह वर्सेस भारत सरकार। भारत सरकार। तो इनकी हत्या करने वाले जो व्यक्ति थे, दो व्यक्ति थे। कौन थे जी? तो एक का नाम था बेअंत और सिंह, एक था बेअंत और एक था सतवंत सिंह। ठीक है, सतवंत सिंह। जो बेअंत था ना, वो तो मौके पे इसकी मौत हो गई थी, इसकी तो मौके पे ही मौत हो गई थी। तो इसका सतवंत सिंह था, इसका एक चाचा था जिसका नाम केयर सिंह था। क्या नाम था इसका? केयर सिंह था। अब आप एक बात ध्यान देना कि जो इस मामले में षड्यंत्र रचा गया था, तो वो इनके द्वारा रचा गया था। इसीलिए षड्यंत्र रचने में सतवंत व केयर सिंह को, दोनों को क्या है, फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान देना, ये मामला केयर सिंह वर्सेस भारत सरकार का था। तो इस मामले से इस बात को परिभाषा किया गया, और उनको दंड की भी सजा जो कितनी होगी वो भी बिल्कुल बताएंगे। तो आपको इस मामले को इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो यही रहेगा। ठीक है, एक बात आप ध्यान देना। तो आप ये दंड जो है फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, किसी भी प्रकार से आप इनको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए भाई, अब बात करें हम अध्याय नंबर 6 की। अध्याय नंबर जो 6 है वो हमारा क्या रहने वाला है? तो अध्याय नंबर जो 6 है वो रहेगा राज्य के विरुद्ध अपराध। राज्य के विरुद्ध अपराध। अब राज्य के विरुद्ध जो अपराध है उसमें क्या चीजें आएंगी? तो ये जो धाराएं हैं इसमें 121 से 130 रहेगी। 121 से 130 रहेगी। आप एक बात इसमें फेमस जो क्वेश्चन है 124 कै जो है राजद्रोह का मामला जिसे कहेंगे, राजद्रोह का जो मामला है, मीन्स किसी राज्य के विरुद्ध है तो उसे राजद्रोह का मामला चलेगा। इसके अंतर्गत जो सजा है वो 3 साल तक को हो सकती है, 3 साल, वह कोई जुर्माना भी हो सकता है। अब आपसे ये पूछे ये धारा कब जोड़ी गई थी? यही प्रश्न बनने वाला है जो इसका इंपॉर्टेंट है। तो ये धारा आपकी 1870 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? तो 1870 में जोड़ी गई थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको क्लियर हुई होगी। और एक और मामला भी आपको बता दूं कि इसमें
केदारनाथ वर्सेस भारत मीन्स बिहार का एक मामला था, जिसमें राजद्रोह क्या है, राजद्रोह क्या है, इस बात को भी 5 जज की जो एक पीठ बनती है, उन्होंने इस मामले को सुनाया था। और ये मामला था 1962 में। इसमें यह कहा गया था अगर हिंसा हुई है तो राजद्रोह हुआ है तो उसे सजा मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। अगर हिंसा हुई नहीं है तो राजद्रोह नहीं हुआ है। इस तरीके से इस मामले में केदारनाथ को क्या है, बरी कर दिया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था और ये मामला भी सुना दिया था। तो आप एक बात ये भी ध्यान देना, नोट कर लेना कि अगर हिंसा नहीं हुई, हिंसा मतलब है मार धाड़ नहीं हुआ है, तो राजद्रोह नहीं हुआ है। ठीक है, तो राज्य के विरुद्ध क्या है, वो अपराध नहीं माना जाएगा। जिसलिए केदारनाथ वर्सेस भारत मीन्स बिहार राज्य से एक मामला था और उसके अंतर्गत 1962 का एक मामला था और इसे बरी बताया गया था। और ये भी कहें सुप्रीम कोर्ट के 5 जज की एक पीठ बैठी थी और इन्होंने इस मामले को बताया था और ये स्टेटमेंट भी दी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप अच्छे से कवर कर रहे होंगे। आपको ये एग्जाम्पल ही प्रश्न में आपके उठेंगे, इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हम सारा यही करेंगे। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये वो है जहाँ से एक्सपर्ट मीन्स हमारे जितने भी मित्र हैं जो पुलिस कार्य में कार्य कर रहे हैं, उनकी राय से संबंधित है कि ये इनमें इंपॉर्टेंट, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण मामले होते हैं, तो उन्हीं धाराओं को हम साथ लेके आए। ऐसा नहीं है कि हम 511 की 511 को एक रट्टा सा लगाए, वो है ही नहीं। तो आप एक बात तसल्ली कर लें कि यहाँ से प्रश्न उठेगा ही उठेगा, गारंटी इस बात की। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर भी करते जाएं, क्योंकि देखो अच्छी लग रही है तो शेयर करते, अन्यथा ना करें, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें हम किसकी, अध्याय नंबर 7 की। अध्याय नंबर जो 7 है वो हमारा किससे जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ा हुआ है जी आपके सैनिकों से संबंधित। ठीक है, तो आप इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसकी जो धारा है वो 131 से लेकर 140 तक है, 131 से 140 तक है। एक छोटा सा चलो इसका प्रश्न बता दें कि यदि 140 में ये कहा गया है कि भाई कोई सैनिक की वर्दी धारण करता है, यदि कोई व्यक्ति सैनिक की वर्दी धारण करता है और उसके बाबत में कोई काम करता है तो वो भी एक अपराध है। अगर वो सैनिक नहीं है तो उसे 3 माह की सजा, 3 महीने या 500 रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ जाएगा। नेक्स्ट करें आपका अध्याय नंबर 8 जो लोक शांति के विरुद्ध है। ठीक है, तो अध्याय नंबर 8 की बात करें। अध्याय नंबर 8 जो है फेमस जो है, एक होगा इसमें लोक शांति के विरुद्ध जो है, आप लोक शांति का मतलब है जहां आप इकट्ठे हो रहे हैं, तो 141 नंबर धारा जो है ये शुरू होती है 141 से लेकर 160 तक। 160 तक जो लोग विधि के अनुसार जमाव करते हैं वो भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। आपको योजना बनाकर इकट्ठे हो जाएं और किसी शांति को भंग करें तो अपराध आएगा 141 से। ठीक है, एक आपको बता दें जैसे कि 144 है, 144 है, जैसे वहाँ आप बहुत सारे जो लोग हैं वो इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ भी किसी जो विधि के अनुरूप उनमें भी एक जमाव होता है, वहाँ कोई आशंका रह सकती है कोई काम गलत होने की। ठीक है, इसके बाद में 146 में बल्लवा की परिभाषा है। अब ये बल्लवा क्या है, ये शब्द क्या आया है कि दो संप्रदाय जो आपस में भिड़े वो दंगा करें, ठीक है, उन्हें आप बल्लवा कहेंगे। जिसमें हिंसा हो, मारकाट हो तो वो बल्लवा आएगी। तो ये आपकी 146 में है, इस अध्याय में आपका यही रहेगा। ठीक है ना। बात करें हम आगे की, तो अध्याय नंबर 9 की बात करें तो 9 के अंतर्गत जो है वो आपके लोक से जो सेवक हैं उनसे संबंधित है। जो हमारे
लोक सेवक हैं उनसे संबंधित है, और इसके अंतर्गत जो है 161 से लेकर 170 तक। अब लोक सेवक से संबंधित है, इतनी बात तो हम पहले ही करें तो ये याद भी हो रहा है साथ साथ, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो आपका क्या आएगा, इसके अंदर एक ही रहेगा 166 जो है, इसके अंदर आपका एक रहेगा 166 है कि लोक सेवकों के द्वारा नुकसान पहुंचाना, ठीक है, लोक सेवकों के द्वारा नुकसान पहुंचाना, तो वो अगर कार्य है तो वो हमारा क्या रहेगा 166 में आएगा इसके मामले में। और एक इंपॉर्टेंट बात कर लेना, क्योंकि इसके अंदर 161 से लेकर 165 ए तक जो धाराएं थी वो हटा दी गई थी। क्यों हटा दी गई थी? क्योंकि हमने एक नियम बना दिया था भ्रष्टाचार अधिनियम, और वो कब बना? 1988 में बना। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। अगर परीक्षा में कोई क्वेश्चन बनने वाला है तो ये बनने वाला है कि इसमें अध्याय नंबर 9 किससे संबंधित है? तो लोक सेवकों से। धाराएं क्या है? 161 से 170 तक थी, 166 में लोक सेवकों के द्वारा कोई नुकसान पहुंचाना, ठीक है। आपकी 161 से 165 ए तक की धारा वो हटा दी गई है। क्यों हटा दी गई है? क्योंकि हमने अधिनियम बना दिया भ्रष्टाचार अधिनियम, कब? 1988, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट जो है, अब जो है साथ साथ आप इनको अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये जो 1860 एक्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, इससे अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो आपका 9A जो अध्याय है वो हमारा चुनाव से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है। इसके अंतर्गत क्या? तो आप ये कहें ये 171 ए से लेकर आई तक जुड़ा हुआ है, 171 ए से लेकर आई तक जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर आप बात करें इसके अंदर 171 जैसे है, इसमें रिश्वत के बारे में बताया। अब रिश्वत क्या? कि धन के बदले वोट, धन के बदले वोट लिया जाए तो वो आप यहाँ अपराध की स्थिति में पाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में एक आपको बताएं, जाली वोट डालना। जाली वोट का मतलब पता है, कई बार हम देखते हैं कि लोग कोई वोट किसी का ही होता है, कोई डाल कोई और ही देता है, ठीक है। तो ये जो होगा वो आपका 171 ग में होगा। जाली वोट जो है वो आपका इसमें आ जाएगा। एक बात और ध्यान देना, 171 ज जो है, जय में क्या है? चुनाव के बारे में जो खर्चे होते हैं अधिक कर दे, क्योंकि फिक्स है, ठीक है। हर चुनाव में फिक्स है कि इतनी रकम, तो उससे अधिक खर्चे करते हैं, तो इस मामले में उनकी ये रिपोर्ट यहाँ से मामला दर्ज होगा। तो ये हमारा 9A में है, चुनाव से संबंधित। 171 ए से लेकर आई तक इसमें आपका इंक्लूड है। तो आगे बात करें, 171 ख में क्या है? रिश्वत, धन के बदले वोट। आप कहें 171 ए में क्या? तो उम्मीदवार से संबंधित है। 171 घ में क्या? जाली वोट डालना। और 171 ज में क्या? चुनाव से, चुनाव के बारे में कोई अधिक खर्चा कर देगा तो उसे इस मामले में जो भी सजा होगी उसे दी जाएगी। अब बात करते हैं अध्याय नंबर हमारे 10 के। अध्याय नंबर जो 10 है वो लोक सेवकों के अधिकारों के बारे में है, ठीक है। या आप ये कहें लोक सेवकों के अधिकारों के बारे में है, या आप कहें लोक सेवकों की जो आज्ञा है उसकी कोई अवज्ञा करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो वो मामला यहाँ रहेगा। तो अध्याय नंबर 10 है। अब इसके अंतर्गत है क्या? 181 में क्या है? झूठी शपथ, कोई झूठी शपथ दिलाता है तो वो आपका क्या है? 181 में है। इसके मामले में 3 साल की सज़ा हो सकती है, 3 साल की कोई सज़ा हो सकती है। और दूसरा है कि लोक सेवकों के आदेश की जो अवज्ञा करे,
लोक सेवकों के आदेश की अवज्ञा करे तो 1 महीने की सजा होती है। और ये आपकी 188 में लिखी हुई है, ये आपकी 188 में लिखी हुई है। ठीक है, तो आप बात करें कि इतने आपको क्लियर हुआ होगा अध्याय नंबर 10 लोक सेवकों की आज्ञा की अवज्ञा करना है। अब बात करें अध्याय नंबर 11 की, अध्याय नंबर 11 की भाई। अध्याय नंबर जो 11 है वो हमारा क्या है, झूठी गवाही। झूठी गवाही या कोई लोक न्याय के विरुद्ध हो, ठीक है, तो लोक न्याय के विरुद्ध हो तो उस तरीके के मामले सारे इस अध्याय में रखे जाएंगे, जो 191 से लेकर 229 कै तक लिखी हुई है। इसमें इतनी धाराएं सम्मिलित होंगी। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक तो था इसमें झूठी पहले हम बात कर रहे थे झूठी शपथ की, तो यहाँ झूठी गवाही देना। कोई व्यक्ति अगर झूठी गवाही दे देता है तो उसका जो मामला है वो इसमें आएगा, तो ये धारा नंबर 191 रहेगी। क्या रहेगी आपकी, 191 रहेगी। इसके बाद में 228 में किसी न्यायालय का अपमान करना, क्या करना, अपमान करना, तो ये हमारा 228 में रहेगा। और इसमें जो सजा है वो 6 माह की रहेगी और 1000 रुपये दोनों ही हो सकता है। ठीक है, ये हमारा अध्याय नंबर क्या रहा, 11 रहेगा। क्लियर हुआ। तो 11 में क्या है, झूठी गवाही या लोक न्याय के विरुद्ध हो। 191 से 229 है, 191 में कोई झूठी गवाही दे देता है तो उसको पकड़ा जाएगा, और 228 में न्यायालय का अपमान करे तो वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, एक बात और ध्यान देना कि जैसे आप कहें लुटेरे और डाकुओं को आश्रय कोई देता है, लुटेरे और डाकू को आश्रय देता है तो वो 216 कै में आएगा, लुटेरों और डाकुओं को, तो उसमें 7 साल की सजा भी आपको सुनाई दी जा सकती है। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट बात करें अध्याय नंबर 12 की। अध्याय नंबर हमारे 12 पे चलते हैं। इस पे क्या रहने वाला है, इसके अंतर्गत क्या है जी, तो हमारे क्या है, यदि आप सिक्कों या स्टाम्प के बारे में, ठीक है, तो यही रहेगा, इसमें कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और आप नकली नोट जो है असली की जगह प्रयोग करते हैं तो सारे इसमें आएंगे। तो इसके अंतर्गत तो हमने अध्याय जो है वो जितनी धाराएं हैं वही आ जाएगी। 13 में क्या है, तो 13 में है आप माप व तोल के संबंधित, यानी कि कम बाट का प्रयोग करते हो, खोटे बाट का प्रयोग करते हो तो वही आएगा। तो इससे संबंधित कुछ है नहीं, आपसे ये पूछ सकता है। अध्याय नंबर 14 जो है, अध्याय नंबर जो 14 है वो हमारा लोक सवासत है, नैतिकता या सुविधा से संबंधित था। तो उनसे संबंधित कोई या इन पे सदाचार पे कोई प्रभाव डालता है तो वो अपराध है। तो 268 से लेकर 294 तक की जितनी भी धाराएं हैं वो इसमें थी। ठीक है, वो सारा का सारा आपका यही रहेगा। अब बात करें, जैसे कि एक आपको बता कि इसमें भी एक थोड़ा सा ध्यान देना, अभी हाल ही में एक मामला रहा है कि 294 में अश्लील हरकत करना भी एक अपराध है। ठीक है, तो ये आपका 294 रह जाएगा। अब बात करें धारा नंबर 15 अध्याय नंबर 15 की। 15 किससे संबंधित है, तो धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो धर्म से संबंधित है। ठीक है, और इसके अंतर्गत आपका 295 क्या आएगा, एक ही है इसमें, तो ये इम्पोर्टेंट है अगर परीक्षा में आ सके तो। इसमें है कि धार्मिक विश्वासों को कोई ठेस पहुंचाता है, धार्मिक विश्वासों को कोई ठेस पहुंचाता है वो आपका यहाँ रहने वाला है। ठीक है, तो ये 295 क्या आ जाएगा। इसके बाद में एक आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अध्याय नंबर 16 रहेगा।
अध्याय नंबर 16 रहेगा। अब इसका भी आप देखें तो इसमें आ जाएगा मानव शरीर पर प्रभाव डालने से संबंधित आपके केस रहेंगे। ठीक है, यहाँ जो क्या रहने वाला है तो 299 से लेकर 377 तक के उदाहरण हैं, वो टोटली की टोटली यहाँ दें। ठीक है, अब देखो क्या बताया गया 300 में हत्या की परिभाषा दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का वध करता है, हत्या करता है, तो इस चीज़ की परिभाषा है किसमें 300 में। अब बात करें 301 में, किसी व्यक्ति की जो हत्या करना चाहा भी है, हत्या करना चाहा भी है या किसी अन्य की हत्या की, मतलब क्या होगा, किसी व्यक्ति की हत्या करनी थी लेकिन किसी अन्य की हो गई, किसी के बदले किसी दूसरे की हो गई, तो वो भी हत्या ही है, तो वो किस में आएगी 301 में आएगी। ठीक है, इसके बाद 302 में क्या है तो 302 का मतलब है हत्या से संबंधित या तो फांसी हो सकती है या फिर उम्र कैद भी हो सकती है। ठीक है, उम्र कैद हो सकती है, इसकी सज़ा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसलिए आप इन चीज़ों को विशेषतः ध्यान देना। 307 इम्पोर्टेंट था, हमने एक प्रयास में पढ़ा था कि हत्या का किया गया जो प्रयास है वो भी हत्या ही है, तो वो इसमें आ जाएगी, और जिसमें 10 साल की सज़ा रहेगी। कितने साल की रहेगी तो 10 साल की सज़ा रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 309 आत्महत्या करने का अगर कोई आदमी प्रयास कर रहा है और जब वो बच जाए तो उसे 1 साल की सज़ा होगी। आत्महत्या का जो प्रयास है और वो बच जाता है तो उसे 1 साल की सज़ा होगी। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्या है रहो, और आपकी ये इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बनने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, साथ साथ में आप इनको अच्छे से नोट करिए। क्या क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर करिए, अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि 1860 जो पूर्णतः हम कर लेंगे। इसके बाद में क्या है आप ध्यान देना 324 खतरनाक हथियार द्वारा साधारण चोट हो तो उसके बारे में यहाँ बताया गया, जिसकी सज़ा जो है वो 3 साल तक रह सकती है। साधारण चोट जिसकी सज़ा क्या है 3 साल। खतरनाक हथियार जैसे चाकू, ठीक है, इस तरीके से कोई मार दिया जाए और चोट जो रहेगी उसमें अब 324 धारा लगे तो 3 साल तक की सज़ा रहेगी। 354 भाई ये इम्पोर्टेंट है, तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के जो मामले वो आपके यहाँ रहने वाले, तो किस में रहेंगे 354 में रहेंगे। इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो सज़ा रहेगी वो 2 साल की रहेगी और जुर्माना भी है। नेक्स्ट बात करें 362 में, तो 362 में क्या है अपहरण क्या है इसको परिभाषा किया गया। ठीक है, इसके बाद में अगर 364 है तो अगर 364 है अपहरण किया और उसकी हत्या हो गई तो 10 साल की क्या है सज़ा है, क्योंकि ये वही है जी 307 की हत्या करने का एक प्रयास था। ठीक है, अब बात करें 364 ए, फिरौती मांगने के लिए कोई अपहरण करता है, फिरौती मांगने के लिए कोई अपहरण करता है तो उसको भी यहाँ 364 ए में रखा जाएगा, और उसमें क्या है जी इसे आजीवन जो है सजा मिलेगी। तो उम्मीद करिए कि ये आपके इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो है वो करते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट जो है
अब इसमें आपका जो क्या रहने वाला है, अब उसको नोट करिए। 375 में ये इंपॉर्टेंट है, 375 में बलात्कार की जो परिभाषा है उसे बताया गया 376 में बलात्कार से संबंधित जो दंड है, ठीक है, वो इसमें बताए गए। तो आप इसके अंतर्गत यही रहेंगे कि उसको कितनी सजा मिलेगी। एक बात आप ये नोट कर लेना, एक मामला लास्ट का रहा था और ये इम्पोर्टेंट है, वो 377 का है। इसे आप कहेंगे कि एक समलैंगिकता, ठीक है, समलैंगिकता जो विवाह होता है, ये मामला इसमें रहेगा। अब ये क्या चीज़ है कि वैसे तो विवाह क्या है जी, लड़का लड़की से ही करता, लेकिन यहाँ क्या है, यदि लड़का लड़के से करे और लड़की लड़की से विवाह करे तो वो मामले यहाँ रहेंगे। और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसका एक केस भी है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस, ठीक है, नवतेज सिंह जौहर, तो इन्होंने इसका केस किया था वर्सेस सरकार के साथ। तो ये केस अभी का ही है, हाल ही का है। तो ये केस 6 सितंबर 2018 का, तो ये जीते भी थे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं नवतेज सिंह, तो इनसे संबंधित एक केस था कि समलैंगिकता से संबंधित है कि लड़का लड़की से विवाह कर सकता है, लेकिन लड़का लड़के से और लड़की लड़की से विवाह करे। तो ये मामला हमारा रहने वाला है और ये इम्पोर्टेंट भी है। अब आपका आगे चलते हैं, अध्याय नंबर 17 की बात करते हैं। तो 2-4 अध्याय रह गए हैं वही, और वही जो इम्पोर्टेंट है उनमें सारे से वही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। अध्याय नंबर हमारा 17 जो है वो संपत्ति के विरुद्ध है, संपत्ति के विरुद्ध जो रहेगा। इसमें क्या है, 378 से 462 जो है इसमें डाला हुआ है। अब आप एक बात नोट कर लिए कि चोरी जो हुई है, ठीक है, संपत्ति के विरुद्ध का मतलब है कि अगर आपकी चोरी हो चुकी है तो वो मामले 378 में आएंगे। चोरी की परिभाषा बताई गई है, ठीक है, तो इसमें आपको जुर्माना हो सकता है, ठीक है। एक और देखिए भाई, 390 में लूट की क्या है, लूट की परिभाषा बताई गई है। तो लूट की परिभाषा क्या रहेगी, तो इसको देखो सभी चीज़ को परिभाषित किया गया है, तो उसी के अनुसार सजा मिलेगी, यानी कि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। इसके बाद में 391 जो है वो डकैती की परिभाषा है, ठीक है, उसमें डकैती की परिभाषा है। तो किस तरीके से, कई बार झूठे केस लिखवा दिया, तो आप ये चीज़ें अच्छे से नोट करें। अध्याय नंबर 17 जो है संपत्ति के विरुद्ध है, 378 से 462। अब देखिए नेक्स्ट भाई, अध्याय नंबर, अब बात करें हम 18 की, तो उस 18 के अध्याय में हमारा क्या है कि दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों के संबंधी अपराध है, ठीक है। इस अध्याय में क्या है, दस्तावेज व चिन्हों से संबंधित अपराध है। अब आप इसमें कितनी धाराएं नहीं, उनको बात करें तो 463 से लेकर 498 तक के इसके अंदर इंक्लूड होगा। अब है क्या, कई बार 464, इसका मतलब जाली दस्तावेज तैयार करना, दस्तावेज तैयार करना, वो 464 आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा अध्याय नंबर 19 करते हैं, ठीक है, अध्याय नंबर 19 करते हैं। अध्याय नंबर 19 का जो है उसमें सेवा संविदा का बारे में अपराध है, तो आपका अध्याय नंबर 19 भी हो चुका। अब बात करें अध्याय नंबर 20, अध्याय नंबर 20, इसमें क्या दिया हुआ है, तो विवाह से संबंधित जो अपराध हैं वो इसमें आएंगे। तो विवाह से संबंधी अपराध जो हैं वो आपके इसमें रहेंगे। अब इसके अंतर्गत जो धाराएं हैं वो हमारी 493 से 498 तक रखी गई। अब क्या विवाह से संबंधी है, ठीक है, तो एक आप नोट कर लेना 498,
ये क्या है कि किसी विवाहिता को बुला फिसला करे ले जाना, ठीक है। विवाहिता मीन्स उसका विवाह हुआ हो, अगर इसको हम बुला कर ले जाएं तो ये भी एक अपराध है, ठीक है, या उसे कह दें तो इसमें 2 साल की भी सजा सुनाई जाएगी। तो आपका अध्याय नंबर 20 जो है वो यही है। नेक्स्ट देखिए 21 आपका जुड़ा हुआ है। अध्याय नंबर 21 जो है वो हमारा मान हानि से, किससे जुड़ा हुआ है? जान मान हानि से जुड़ा हुआ है। और इसके अंतर्गत 499 से 502 तक रहेंगे, ठीक है। तो आप ये कहें कि कोई जान मान हानि का केस है तो आप इसमें दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद आपका अध्याय नंबर 22 आएगा जो 503 से 506 तक जुड़ा हुआ। इसमें क्या है? कोई अपमान संबंधित या किसी का कोई अपमान हुआ हो जाति का, या कोई अपमान किसी का कर दिया हो तो वो आप इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और लास्ट जो है वो क्या है जी? आपका अध्याय नंबर 23 है। तो है ये अपराध को करने का प्रयत्न। अपराध को करने का जो किया गया प्रयत्न जो है वो भी अध्याय नंबर 23 में आता है, जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि धारा कौन सी रहेगी? तो 511। और वो 511 में क्या है? तो ये है कि अपराध को करने का जो प्रयत्न है वो भी आपका अपराध माना जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि जितनी सजा उस अपराध में होगी उससे आधी सजा आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका 511 रहा। इस प्रकार से आपके 23 के 23 जो अध्याय हैं वो पूरे हो चुके हैं। और आपका एक हमारा यही वादा था कि जो आईपीसी एक्ट 45/1860 है वो आपका एक ही क्लास में पूरा करेंगे, तो वो आपका पूर्ण है। अब 5 मिनट एक आप ध्यान से देखना कि अब तक के जो प्रश्न है मैंने नोट कर लिए हैं, आप उनका उत्तर भी कमेंट में डाल देना कि कौन कौन से जो प्रश्न है वो परीक्षा में अब तक आ चुके हैं, ठीक है। तो उनसे संबंधित जो है आपसे पूछा जाए क्या रहेगा, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे। और आप एक बात नोट कर लेना कि परीक्षा में प्रश्न यहाँ ही से आएगा, क्योंकि आज तक ऐसा ही हुआ है जो प्रीवियस ईयर पेपरों में क्वेश्चन आ गए उनको रिपीट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा और इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में आपको एक और बताएंगे कि जो पीडीएफ है इसकी पूरी जो है वो कैसे मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी। अगर आप कहीं से लेना चाहें तो उसको स्थान भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब जो प्रश्न है आपका थोड़ा सा टेस्ट भी हो जाएगा कि भाई कितना कम ने पढ़ा है, ठीक है। नंबर पहला जो क्वेश्चन है वो आया धारा 304 जो है, धारा 304 का जो है वो किन से संबंधित है? तो ध्यान देना ये प्रश्न आ चुका है। तो ये दहेज से संबंधित कोई किसी की मृत्यु हो जाती है या दहेज के लिए किसी को मार दिया जाए तो वो मामला 304 में रहेगा, ठीक है। तो ये आपका पहला रहा। दूसरा क्वेश्चन 10 एक क्वेश्चन है। इसके बाद 64 है जुर्माना ना देने के लिए, न देने पे कारावास। जुर्माना न देने का मतलब कोई काम करते हो आप, उसका जुर्माना हो जाएगा तो आप उसके कारावास के लिए जाओगे तो धारा क्या लगेगी? 64 लगेगी, ठीक है। इंपोर्टेंट था 124 कै, और किस से जुड़ा है? राजद्रोह से जुड़ा हुआ है, 3 साल की सजा। आपको एक बात बताई थी कि 124 कै जो है वो कौन से वर्ष जोड़ी गई थी। अब ये प्रश्न आ जाए तो 1870 में इसे जोड़ा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है 144 जो है, 144 जो है धारा किसके लिए? तो घातक जो जमाव होता है उसके लिए होता है। घातक जमाव का मतलब है कि जहां भीड़ हो और वहां कुछ होने की आशंका हो, इसलिए 144 धारा लगा दी जाती है, उसके विरुद्ध होती है, इसलिए वहां लोगों को इकट्ठे नहीं होने देते। इसके बाद में धारा 159, ये क्या है जी?
तो आप कह सकते हैं ये दंगा करने के लिए है। और 160 में यदि कोई दंगा किया है तो उसको सजा मिलेगी, तो उसके बारे में प्रावधान है। ये प्रश्न हमारे आ चुके हैं। जैसे 395 किससे संबंधित है, तो ये आपकी डकैती से संबंधित है, ठीक है। और 120 क्या है, तो 120 भी हमने पढ़ा, ये आपकी षड्यंत्र रचने के लिए है, ठीक है। इसकी परिभाषा इसमें बताई गई है। और इस प्रकार से ये आपके अब तक के जो क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर पेपरों में आ चुके हैं। आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से क्या है तैयार कर लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो आप इस क्लास को अपने मित्रों तक शेयर कर दें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बात करें कि अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको लक्ष्य एकेडमी फतेहाबाद में मिलेगी, लक्ष्य एकेडमी फतेहाबाद में मिलेगी, जो आपका ऑफलाइन एक सेंटर है, ठीक है। और जगह रहेगी सरसा रोड के ऊपर, गुरु जुम्बेश्वर मंदिर है। आप वहां आकर निःशुल्क जो है आप ये ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। और आप एक बात बता दें, कोई भी समस्या है तो मोबाइल नंबर है 90505 67500 पर आप मैसेज करिए, आपको यहीं से भी पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ऑफलाइन कहीं भी आ रहे हो, लेना चाहते हैं, तो लक्ष्य एकेडमी फतेहाबाद में आइए, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। आपने अगर इस क्लास को अंत देखा होगा तभी उन्हीं बच्चों को मिलेगी, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि अंत में आपको बताएंगे कि आपको ये जो पीडीएफ है वो कहाँ और किस तरीके से मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए लाभदायक रहेगी। मिलते हैं हम अपनी दूसरी क्लास में। सभी दोस्तों को राम राम अंत तक देखने के लिए।